हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लाए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से क्वेश्चन लाए हैं और इसमें पाचन तंत्र दोनों से मिक्सअप क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के लिए। चलते क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन बार होता है। एक व्यक्ति का क्या है? एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन बार होता है। तो क्या है? 10 से 12 है, 15 से 20 है, 12 से 15 है, 20 से 18 है। तो क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन डॉट डॉट बार होता है। तो श्वसन दर जो है कितना होता है? तो बी होगा इसका आंसर, बी। 15 से 20 ये जो है क्या होता है? श्वसन बार दर होता है 15 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित विधि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो कैसी आवश्यकता नहीं है? क्रेब चक्र की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? तो क्रेब चक्र की आवश्यकता नहीं है। और ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि, गैसों का परिवहन, इन सब की क्या होता है? ऑक्सीजन में इनकी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन क्रेब चक्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन दर होता है। मानव में श्वसन दर होता है। जो पहला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन इसमें भी है, तो इसमें ऑप्शन चेंज है। तो क्या है? मानव में श्वसन दर होता है तो क्या है? 5 प्रति मिनट है, 25 प्रति मिनट है, 72 प्रति मिनट है, फिर 16 प्रति मिनट है। तो इसका आंसर क्या? अगर ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या है? टिक लगाया जाता है श्वसन दर। इसमें कहीं न कहीं 25 से 20 भी दिया है, अरे 15 से 20 भी दिया है, या एग्जैक्ट 16 भी दिया है। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक किया जाएगा। तो इसमें 16 है जो ये प्रति मिनट सही है। मानो अगर इसमें ऑप्शन अगर 15 से 20 दिया होता या 12 से 15 दिया होता, 20 नहीं 12 से 15 दिया होता तो मान्य होता, वो भी सही है। या तो इसमें 16 एग्जैक्ट दिया, ये भी सही है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में अगर 12 से 15 माना है तो भी सही है, और कहीं कहीं 16 भी माना है श्वसन दर, तो ये भी सही है। तो क्या इसका आंसर क्या सही होगा? डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। क्या है वह प्रक्रिया? वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो क्या होता है? विसरण, परासरण, विसरण। और इसमें क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा, विसरण। क्या होगा इसका आंसर? विसरण। तो विसरण में क्या होता है? प्रक्रियाओं के दौरान जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो विसरण के अंतर्गत क्या होता है? श्वसन गैसों का विनिमय होता है। आगे क्वेश्चन है कि एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो कैसा श्वसन है? मतलब ये एक प्रकार का जो विशेष श्वसन है जिसमें वक्ष की क्या होती? गतियाँ बहुत अधिक हो जाती हैं। तो प्रश्वसन है, निःश्वसन है, प्रशोधित है, अस्वस्थ श्वसन है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? आप लोग बताइए इसे कमेंट करके। तो क्या होगा इसका आंसर? गेस कीजिए आप लोग। तो प्रशोधित श्वसन होगा। इसका आंसर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? संपूर्ण की श्वसन क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो श्वसन की क्रिया में लगभग पूरा कितना समय लग जाता है? जब श्वसन क्रिया हम मतलब शरीर के अंदर जब होती है तो उसमें समय लग जाता है। श्वसन एक बार श्वसन मतलब जो क्रियाएं होती क्रिया करने में श्वसन का 4 सेकंड लगता है। कहीं कहीं ऑप्शन में 3 सेकंड भी दिया, वो भी सही है। कहीं कहीं ऑप्शन में 4 सेकंड दिया, वो भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? टी, 4 सेकंड। आगे क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
तो क्या है, नाक, ग्रसनी, कंठ है, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो क्या गलत है? तो इसमें तो सभी गलत हैं। जब श्वसन तंत्र की बात की जाती है तो इसमें क्या आती है? फेफड़े आते हैं, नासा गुहा आते हैं, क्या है, श्वास नली आती है, और क्या होती है, नासा गुहा आती है। किसके दौरान ये होता है? नासिका मार्ग भी आता है। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं, लेकिन नाक के साथ ही ग्रसनी कंठ दिया है तो गलत है। श्वास नली के साथ श्वसनी फेफड़े दिया है, तो क्या है, उपरोक्त क्या है, सभी, ये क्या है, उपरोक्त सभी क्या है, गलत माना गया है। और श्वसन तंत्र की बात कही गई है तो फेफड़ा है, नासिका है, नासा मार्ग है, और श्वास नाल है। इन सभी को क्या है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत माना गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फेफड़े के वायु कोश किस उपकला से बने होते हैं? फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? तो सल्की है, स्तंभाकार है, क्या है, रोमक है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा, सल्की। तो फेफड़े के वायु कोश जो है उपकला के, तो उपकला के बने होते हैं, इनकी सल्की संरचनाएं होती हैं, और मतलब इनकी जो संरचनाएं सल्की उपकला की होती हैं। साथ ही साथ ये चपटी होती है, चमकीली होती है, टाइल्स के समान होती है, जैसे टाइल्स चमकीली और सिल्की मुलायम होती है। तो इसी तरह क्या होती है, सल्की की परतें भी जो होती है उपकला की, जो इपिथीलियम से बनी होती है सल्की परत, ये उपकला से बनी होती है। और इसमें क्या होती है, चपटी होती है, और क्या है, ये टाइल्स के समान चमकीली या मुलायम सॉफ्टनेस होती है। आगे क्वेश्चन है कि एक रोगी को निश्वासित वायु में डॉट डॉट अधिक होता है। एक रोगी की निश्वासित वायु में अधिक होता है तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रोगी की निश्वासित वायु के अंतर्गत क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर भी सही होगा। इस क्या होता है, निश्वासित वायु में क्या होता है, अधिक होता है, तो कार्बन डाई का क्या होता है, अधिक निष्कासन होता है। आगे क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिश्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। अतिश्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार क्या है? जनित रोग है, वायु जनित है, जलवायु जनित है, भोजन जनित है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, आप लोग बताइए, गेस कीजिए इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा, क्या है, वायुजनित। वायुजनित के अंतर्गत ये क्या है, संक्रमण रोधी होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होता है और काली खांसी होती है आपका, जैसे कि जुखाम हो गया, तो ये सभी क्या, चेचक हो गया, ये सभी वायुजनित संक्रमण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वायुजनित सही होगा। वायु के द्वारा एक तरह संक्रमण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDL क्या है, HDL द्वारा संश्लेषित और विस्तारित किया जाता है। HDL द्वारा क्या होता है, संश्लेषित और क्या स्रावित किया जाता है। तो HDL का क्या फुल फॉर्म होता है, हाई डिफिशियंसी लिक्विड। ये क्या है कि ये इस किसको संश्लेषित करता है, मतलब स्रावित करता है कहाँ पे, तो गुर्दे में, यकृत में, मांसपेशियों में और अग्नाशय में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी सही होगा, यकृत में। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि किसे मानी जाती है, यकृत को। तो इसका आंसर क्या होगा, HDL द्वारा संश्लेषित और स्रावित गैस स्रावित जो होता है, तो क्या है, यकृत में HDL क्या होता है, स्रावित होता है। हाई डिफिशियंसी, ये वर्षा के क्या है, प्रकार है। HDL है, LDL है, VLDL है, ये सभी क्या है, इस यकृत के अंतर्गत। ये हाई HDL जो है ये स्रावित होता है,
लेकिन इसमें जो होता है HDL, LDL, वेरिएबल LDL, ये सब इसके प्रकार मतलब इनके टाइप्स हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है तो क्या है? पेप्सिन है, इंसुलिन है, टाइलिन है, बाइल जूस है। तो क्या है? पेप्सिन है, इंसुलिन है, टाइलिन है, बाइल जूस है। इसका आंसर क्या होगा? एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है। तो हमारे मुख के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा लार पाया जाता है? तो टाइलिन क्या है? एंजाइम पाया जाता है। मुंह में जो लार होता है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। तो क्या इसका आंसर सी सही होगा? क्या होता है कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को क्या करते हैं, मुख में इतना हम मुख से चबा लेते हैं या कुचल लेते हैं तो ये लार जो है वहीं पे अपनी क्रियाएं चालू कर देता है। अपना यहाँ पे जो टाइलिन जो है आपका इसमें एंजाइम है, ये भोजन में मिल जाता है, वहाँ से इसका पाचन शुरू हो जाता है। भोजन के छोटे कण में जितने अच्छे से छोटे कण हो जाते हैं उतना भोजन सुपाच्य और पाचन क्रिया के लिए अच्छा माना जाता है। तो टाइलिन एंजाइम वहीं पे जितना चबाने पे मिठासपन आता है तो ये टाइलिन एंजाइम के वजह से ऐसा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है तो क्या है? सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है तो कौन सा सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम? तो ये एमाइलेज एंजाइम है। टाइलिन क्या है? ये लार क्या सलाइवा में पाया जाता है तो क्या है? टाइलिन पाया जाता है सलाइवा में। और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है तो क्या है? ये एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है सलाइवा के अंतर्गत। सलाइवा के अंतर्गत क्या है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और मुंह में पूछा जाए मुंह में जो लार है या सलाइवा है पाया जाता है तो टाइलिन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? मुख में होती है, आमाशय में होती है, छोटी आंत में होती है, बड़ी आंत में होती है। तो खाने की जो पाचन क्रिया होती है ये हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। मुख से इसलिए स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पे हमारे मुख में क्या होता है? लार पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जो सलाइवा पाए जाते हैं टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम, ये सभी जो मिलकर क्या करते हैं? भोजन को एक मिठासपन लाते हैं भोजन को चबाने पे। और हमारे आहार नाल तक क्या पाचन तंत्र तक पहुँचते पहुँचते इनका क्या होता है कि बहुत बारीक लिक्विड एक हो जाता है, बहुत महीन लिक्विड हो जाता है और उस पाचन क्रिया के लिए क्या होता है? अच्छा हो जाता है। तो कहाँ से इसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है? तो खाने के बाद मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को चबाया जाना कहलाता है। भोजन को चबाया जाना कहलाता है, यहाँ पे डॉट डॉट है तो पाचन है, पीसना है, मेस्टिकेशन है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी सही होगा, पीसना। क्या होगा? पीसना, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार में पाई जाने वाली मात्रा कितनी होती है? पानी की मात्रा, लार में पाई जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 96.9%, यहाँ पे 93.7%, 99% मतलब 99% टू 7%, और यहाँ पे है 45% है। तो यहाँ पे सी का जो है दो तरह से ऑप्शन है। अगर आपके ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग बता रहे हैं इसमें कि जैसे अगर 99.257 अगर परसेंटेज में दिया है और 98% नहीं दिया है तो आप इस पर टिक करेंगे, सी पे, मतलब ये 99 पे। अगर ऑप्शन में 99% दिया है तो आप इसे सही मानेंगे। तो दोनों ऑप्शन कहीं कहीं दोनों ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए हैं, तो आप ऑप्शन के अनुसार इस पर टिक लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है ग्लूटीशियन की प्रक्रिया होती है तो क्या है? निगलना है, उत्सर्जन है, चबाना, इनमें से कोई नहीं। डिग्लूटिशन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो इसका आंसर ए सही है, निगलने में। आगे क्वेश्चन है कि पुरकंजे तंतु क्या है? पुरकंजे तंतु होते हैं
किसमें? हृदय में, वृक्क के नेफ्रॉन में, मस्तिष्क में, त्वचा में। तो किसमें होते हैं? इसका आंसर ए सही है। किसमें है? हृदय में। किसमें है? हृदय में। आगे है कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है? तो कैरोटीन शरीर में कहाँ परिवर्तित होता है? विटामिन ए के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे कि कोई चीज़ भोजन अगर खाया जाता है जो हम विटामिन ए के रूप में ले, जैसे कि गाजर है, ये क्या है? इसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो पालक है, ये सभी अगर चीज़ें हम विटामिन ए के रूप अगर खा रहे हैं, भोजन के थ्रू ले रहे हैं, तो ये क्या होता है? डायरेक्ट हमें विटामिन ए नहीं मिलता, इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इसका परिवर्तित रूप बनता है, मतलब विटामिन ए में इस कन्वर्ट होता है, तब शरीर में विटामिन की मात्रा मिलती है। तीसरे इसमें कहा कि कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित रूप होता है? तो कहाँ पे परिवर्तित रूप हो जाता है विटामिन ए में? तो यकृत में हो जाता है। इसका ऑप्शन यही यकृत है, आंतों में है, स्वादुपिंड में है और गाल ब्लेंडर में है। तो इसका आंसर यही क्या है? ए है, यकृत में परिवर्तित रूप हो जाता है। आगे क्वेश्चन है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो मुंह में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो वैसे मुख से भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है जब हम खाना खाते हैं। तो मुंह में क्या होता है कि अगर हम भोजन को जितना चबा के खाते हैं, जितना चबाएंगे और छोटे कणों में वो परिवर्तित हो जाता है, एकदम बारीक हो जाता है, तो पाचन क्रिया के लिए उतना अच्छा पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया कहाँ से होने लगती है? तो मुंह से होने लगती है। हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्या है? लाइपेज। अरे हाँ, इसमें अगर कौन सा लार पाया जाता है तो इसमें टाइलिन एंजाइम है। टाइलिन क्या है? स्लाइवा पाया जाता है। मुंह में टाइलिन स्लाइवा पाया जाता है। और ये क्या है कि इसके बाद जो पूरा संपूर्ण पाचन की बात कही गई, पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ हो जाता है? तो छोटी आंत में। इसका आंसर सी होगा, छोटी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है और छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय का आकार जे के आकार में होता है और बड़ी आंत में कोलन है, हाँ कोलन है, और इसमें एक रेक्टम है, ये सभी इनमें भाग होते हैं। और छोटी आंत में आपका ये है जेजुनम है, और आपका इसमें एक है रेपिडियम है। ऐसे करके इसमें भी 3 भाग है। ये तीनों को 3-3 भाग में डिवाइड किया है। आमाशय के भी 3 भाग है, छोटी आंत के भी 3 भाग है और बड़ी आंत के भी 3 भाग है। और पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो कहाँ? छोटी आंत में। इसका आंसर सी सही होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन को ही लाया था, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लाया था। तो जो भी इसमें मिस्टेक होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, उसमें मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।